हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास नंबर चार में क्लियर करेंगे कि संप्रेषण माध्यम कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो कितने प्रकार का होता है और अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, संप्रेषण माध्यम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसमें एक माध्यम हम लोगों का पहला टॉपिक है शाब्दिक संप्रेषण। इसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि जो शब्द में हम लोग डिफाइन कर दें उसे शाब्दिक संप्रेषण बोलते हैं। जो शब्दों में किया जाए, ठीक है, जो शब्दों में किया गया संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है संप्रेषण माध्यम से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण माध्यम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है संप्रेषण माध्यम से अभिप्राय जिस तरह से संप्रेषण दिया जा रहा है उसे संप्रेषण माध्यम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये ऑडियो है। ठीक है, तो ये माध्यम जो है वो ऑडियो माध्यम है। तो ये कौन सा, ये माध्यम हो गया कि ऑडियो से और प्लस वीडियो, मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो ये जो माध्यम है ये यूज़ कर रहा हूँ, इसे बोलेंगे संप्रेषण माध्यम या फिर कम्युनिकेशन मीडिया। अब उसके बाद मोस्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये मोस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि संप्रेषण माध्यम कितने प्रकार का होता है। संप्रेषण माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो ये जो प्रकार हैं वो होते हैं हमारे दो। पहला है हम लोगों का शाब्दिक संप्रेषण, इसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है हम लोगों का अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इन लोगों को भी समझेंगे कि शाब्दिक मतलब कि जो शब्दों में हो, वो मैंने आपको उपयोग किया हुआ है, ये लिखी हुई है, मतलब कि अपने मैंने लिखी हुई है कि शाब्दिक मतलब कि जो शब्दों में डिफाइन हो जाए वो वर्बल कम्युनिकेशन, जो शब्दों में ना डिफाइन हो जैसे कि संकेत में हो तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि हम लोग किसी को देखकर इशारा करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि कोई शब्द तो उसमें बोला नहीं है। अगर शब्द बोलेंगे तो वो शाब्दिक संप्रेषण में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि शाब्दिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। जो शाब्दिक संप्रेषण है इसको समझेंगे कि मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी शाब्दिक भाषा है। मतलब कि मानव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी भाषा से है, क्योंकि जितनी अच्छी उसकी भाषा होगी उतनी ही अच्छा उसकी विशेषता होगी। तो इसलिए प्राणियों में मानव, जो प्राणी होते हैं पशु पक्षी और मानव, ह्यूमन बीइंग, मानव की सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जो प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। उसके बाद लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। पहला है जो प्रकार है हम लोगों का मौखिक, इसे बोलते हैं ओरल। अब शाब्दिक मतलब कि सीधी सी बात है, या तो हम लिखित में बात करेंगे किसी से शब्दों के द्वारा, या फिर उसे मौखिक में बात करेंगे। तो पहला है हम लोगों का मौखिक और दूसरा है लिखित। दो ही तरीके होते हैं शाब्दिक संप्रेषण के, या तो ओरल या फिर रिटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है मौखिक संप्रेषण में कितने पक्ष होते हैं। मौखिक संप्रेषण जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कितने पक्ष हैं। जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं, ए ने बी से बात की,
तो ये जो बात की इसने, मान लो कि ए ने बी से बात की, तो इसमें कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं। एक है संदेश को देने वाला, इसे बोलते हैं सेंडर, और इसे बोलते हैं रिसीवर, जो संदेश को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में क्लियर की हुई हैं। अगर आप लोगों को पहले, दूसरे, तीसरे और भी वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रम अनुसार कि इनके वीडियो के लिंक दे दिए हैं आप लोगों को। औपचारिक संप्रेषण पढ़ना है तो उसको देख लीजिए, कम्युनिकेशन पढ़ना है, अंगूरी लता संप्रेषण पढ़ना है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो पढ़ना है तो क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए, उसको पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन के बारे में अगर मालूम नहीं है तो उसकी भी लिंक दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि मौखिक संप्रेषण के माध्यम होते हैं। मौखिक संप्रेषण, जैसे कि मान लो कि हम किसी से बात करते हैं तो उसमें मौखिक संप्रेषण होगा या लिखित संप्रेषण होगा। तो मौखिक संप्रेषण के माध्यम क्या है? रेडियो प्रसारण। रेडियो से अगर मान लो हम कमेंट्री सुनते हैं तो वो कैसा है? मौखिक संप्रेषण। ठीक है। उसके बाद आमने सामने किसी से बातचीत करना, भाषण देना, क्योंकि भाषण में भी शब्दों का यूज होता है, तो वो भी कोई लिखित तो होता नहीं है लेकिन वो वर्बली दिया जाता है। उसके बाद है घोषणाएं। घोषणाएं मतलब कि बहुत से लोग घोषणा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है और भी बहुत से हैं। ठीक है, मतलब प्रकार नहीं है, मतलब मैंने बताया है कि और भी बहुत से माध्यम हैं मौखिक संप्रेषण के। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है कि संप्रेषण माध्यम। मैंने आप लोगों को बताया कि संप्रेषण, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं संप्रेषण माध्यम, और संप्रेषण माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक था हम लोगों का शाब्दिक, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया हुआ है। शाब्दिक मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन। अब है हम लोगों का अशाब्दिक। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है अशाब्दिक संप्रेषण का। ठीक है, तो अशाब्दिक संप्रेषण को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग इसका है कि अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन है अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो पहला है हम लोगों का, पहला टॉपिक इसमें है 5 प्रकार का होता है। जो पहला नंबर है उसमें दृश्य संकेत, मतलब कि विजुअल साइन। उसके बाद है दूसरा श्रव्य संकेत। उसके बाद है दैहिक भाषा, मतलब कि कैंसेंस। और उसके बाद लिखा हुआ है अंतरल भाषा या फिर बॉडी लैंग्वेज। और उसके बाद लिखा हुआ है पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज। अब हम लोग इसमें से इनको भी देखेंगे। इसमें जो मोस्ट हैं, अब जैसे मान लो कि दृश्य संकेत। दृश्य संकेत में अगर कोई बात आप लोगों से, जैसे कि मान लो किसी, जैसे मान लो कि हम लोग एक हाईवे है। ठीक है, ये हाईवे है। अब हम लोगों को इसमें सामने लिखा हुआ है कि इधर जाना है या फिर इधर जाना है, तो ये कैसा संकेत है? ये किसी से कोई बोल तो नहीं रहा है आप लोगों से कि ये शाब्दिक संप्रेषण होगा, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण है, क्योंकि इसमें साइन के द्वारा हमें इंडिकेट किया जा रहा है कि इधर जाइए या फिर इधर जाइए। तो ये है विजुअल साइन, मतलब कि दृश्य संकेत है ये। ठीक है, उसके बाद है श्रव्य संकेत। श्रव्य संकेत कौन से होते हैं कि ऑडियो के द्वारा अगर कोई बात अगर आपसे कही जाए तो वो है हम लोगों का श्रव्य संकेत। उसके बाद है दैहिक संकेत, मतलब कि दैहिक मतलब कि इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आती है, मतलब कि अंतरल भाषा में आती है दैहिक भाषा। अब दैहिक भाषा को हम लोग और आगे अभी अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद है अंतरल भाषा। ठीक है, और उसके बाद है पार्श्व भाषा। इनके जो मोस्ट हैं, ये तो दोनों इतने मोस्ट नहीं थे, ये तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है। इनको आप लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इनसे थोड़े से इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, तो इनके क्वेश्चन हम लोग आगे और भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैहिक भाषा से आप क्या समझते हैं। दैहिक भाषा जो मतलब कि जो तीसरा प्रकार है, दैहिक भाषा का शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब कि दैहिक भाषा का अशाब्दिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात है। इसे हम शारीरिक संचालन भाषा भी कह सकते हैं।
दैहिक भाषा संप्रेषण में आंतरिक भाव स्पष्ट होते हैं। आंतरिक भाव मतलब कि दैहिक भाषा में बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कोई बात अगर कही जाए तो वो हम लोगों की दैहिक भाषा में आएगी। जैसे कि मान लो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संप्रेषण है, ये बात तो निश्चित है कि दैहिक भाषा कैसा संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण है, मतलब कि इसमें कोई शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी के 3 बंदर, तो गांधी जी के 3 बंदरों में कैसी लैंग्वेज थी, वो दैहिक लैंग्वेज थी। उनको मतलब कि वो किसी से कोई साइन भी नहीं है वो, क्योंकि एक बंदर ने क्या किया हुआ है कि एक बंदर ने अपने कानों पर रखा हुआ है, ठीक है, हाथ को, और एक बंदर ने आँखों पर रखा हुआ है, और एक बंदर ने मुंह पे रखा हुआ है। तो ये कौन सी लैंग्वेज हुई, तो ये हुई हमारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज, दैहिक लैंग्वेज। ठीक है, अब दैहिक लैंग्वेज मतलब ये क्या दिखा रही है कि ये कह रहा है कि बुरा मत देखो, ठीक है, आँखों के द्वारा बुरा मत देखो, क्योंकि आँखें को झाँक रहा है ना। उसके बाद एक कह रहा है कानों के द्वारा बुरा मत सुनो, और मुंह के द्वारा मुंह पे हाथ रख के कह रहा है कि बुरा मत कहो। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज के द्वारा इंडिकेट कर दी है। बॉडी लैंग्वेज में दैहिक भाषा संप्रेषण में आंतरिक भाव स्पष्ट होते हैं, अंदर के भाव स्पष्ट होते हैं, जैसे कि भावनाएं, विचार, अनुभूतियों को फीलिंग बोलते हैं, विचार को थॉट बोलते हैं, इसमें होती हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विश्व में बॉडी लैंग्वेज के विशेषज्ञों में किसका स्थान महत्वपूर्ण है। तो एलन पैसे का है वो इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना, हो सकता है आ जाए। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसी में अशाब्दिक संप्रेषण ही में कुछ अलग प्रकार के संप्रेषण बताए गए हैं कि निकट घनिष्ठ स्थान भाषा से आप क्या समझते हैं। निकट घनिष्ठ, तो इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज, इसे क्या बोलते हैं, इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज। ये कि गोल वृत्त में होती है। ठीक है, तो ये 18 इंच के गोल वृत्त में होती है, मतलब कि इसमें बहुत से घनिष्ठ लोग ही आते हैं और संप्रेषण करते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि यह 18 इंच तक के वृत्त में स्वाभाविक रूप से संचालित होती है। ये भी बात इसमें 18 इंच का आप लोग याद रखिए। इसमें पारिवारिक सदस्य आते हैं, ठीक है, घनिष्ठ मित्र एवं कुछ गिने चुने व्यक्ति ही वृत्त के दायरे में संप्रेषण करते हैं। तो ये निकट की बात अगर आ जाए, मतलब निकट की बात अगर आए तो आप लोग 18 इंच को भी याद रखिए, और इसमें पारिवारिक सदस्य आते हैं, ये भी याद रखिए, घनिष्ठ मित्र और कुछ गिने चुने व्यक्ति ही आते हैं। ये जो स्टार लगा के मैंने क्वेश्चन दिया है, इस परिधि को प्राइवेट, मतलब कि कुछ गिने चुने लोग ही तो इसमें आ सकते हैं। अगर मान लो कि सभी लोग आ सकते हैं तो वो सार्वजनिक हो गई, और कुछ गिने चुने लोग आएंगे तो ये प्राइवेट हो गई। ठीक है, तो इसलिए इस परिधि को प्राइवेट या फिर निजी दायरा भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यक्ति स्थान भाषा से आप क्या समझते हैं। पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, ये भी एक इसमें टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इनके मतलब कि हम लोगों को मीटर याद रखने हैं कि कितने इंच या फिर फीट या फिर मीटर की बात की गई है। तो इसमें हो सकता है कि आपके MCQ में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति स्थान भाषा में 18 इंच से 4 फीट तक की दूरी के अंतर्गत होती है। जो व्यक्ति स्थान भाषा है, संप्रेषण है, वो 18 इंच से लेकर 4 फीट तक की दूरी के अंतर्गत होती है। इसमें भी वही घनिष्ठ मित्र भी लोग हैं, क्योंकि इसमें दायरा निश्चित किया गया है। उसके बाद है सामाजिक, इसे बोलते हैं सोशल स्पेस लैंग्वेज। ठीक है, सोशल स्पेस लैंग्वेज ये जो है वो 4 फीट से स्टार्ट होती है, 4 फीट से लेकर 12 फीट तक की दूरी के अंतर्गत होती है। जहाँ तक सुनाई दो, मतलब कि जहाँ तक सुनाई दे, ये बात तो इसमें नहीं होगी, क्योंकि वो होगी हम लोगों की सार्वजनिक में। ठीक है, वो जो होगी वो हम लोगों की पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक स्थान भाषा में। पब्लिक स्थान भाषा का क्राइटेरिया कितना है, 12 फीट से लेकर और जहाँ तक सुनाई दे तहाँ तक, ठीक है,
केवल औपचारिक संप्रेषण ही इस परिधि में होता है। कौन सी परिधि में? सामाजिक स्थान भाषा में। ये भी बात आप लोगों को स्टार लगा के लिख देनी है कि अगर पेपर कठिन आया तो हो सकता है दे दें क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्श्व भाषा। मोस्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। पार्श्व भाषा या फिर पैरा लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? पैरा लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे कि मान लो मैं आप लोगों से मौखिक रूप से कोई बात करूं, ठीक है, तो मौखिक रूप से अगर कोई बात करता हूं तो उसमें कहीं कहीं हम अपनी आवाज़ को ऊंचा भी करेंगे, कहीं कहीं नीचा भी करेंगे, कहीं कहीं स्टॉप भी देंगे, फुल स्टॉप, और कहीं कहीं हम लोग पूर्ण विराम या फिर वही फुल स्टॉप की बात करेंगे। तो इसी मतलब कि मौखिक और इन सब की चीज़ों को संयोजन को पार्श्व भाषा कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्श्व भाषा भी अशाब्दिक संप्रेषण का ही एक सशक्त माध्यम है, ठीक है, कहते नहीं है लेकिन हम लोग बस इसको समझेंगे। पार्श्व भाषा मौखिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। मतलब कि मौखिक तरीके से बात नहीं करती पार्श्व भाषा, लेकिन मौखिक जैसे मान लो कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं कहीं फुल स्टॉप भी दे रहा हूँ, तो वो फुल स्टॉप अगर नहीं दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस में मिल गया। तो ये जो भाषा है जो स्टॉप फुल स्टॉप दे रहा हूँ तो इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व भाषा। ये भाषा बोल नहीं रही है लेकिन बोलने में मौखिक में बहुत ही सहायता करती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मौखिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति मतलब कि को प्रभावशाली बनाती है, मतलब कि अच्छा बनाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, पैरा लैंग्वेज में पैरा का अर्थ क्या है? पैरा का अर्थ है समान, ठीक है, समान को बोलते हैं लाइक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि पैरा लैंग्वेज पार्श्व भाषा के कौन कौन से भाग हैं? तो कौन कौन से भाग हैं ये आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए कि पैरा लैंग्वेज में आवाज़ मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ भी क्योंकि ज़रूरी है। उसके बाद स्वर का उतार चढ़ाव, ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऊपर नीचे शब्दों को रखना या फिर अपनी आवाज़ को फ्लो में कहना। बोलने की स्पीड या फिर गति, ये भी एक पार्श्व भाषा में आएगा। अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम, ठीक है, तो ये भी एक पार्श्व भाषा का ही भाग है। तो आप लोगों को हो सकता है कि पार्श्व भाषा से संबंधित इसमें थोड़ा टॉपिक कम लगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, SP एजुकेशन, ठीक है, SP एजुकेशन करके चैनल है, तो मैं उसमें पैरा लैंग्वेज के बारे में और भी कुछ डाल दूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड टेक केयर।